हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का करंट अफेयर्स हमारे सामने है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं बट उनके पीछे कुछ कंसेप्ट्स भी हैं। तो दिन की शुरुआत की जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। हम सब जानते हैं इलेक्शंस होने वाले हैं, अगले हफ्ते इलेक्शंस हैं। लेकिन अभी एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जो सभी के लिए कंसर्निंग है, चाहे रूलिंग गवर्नमेंट है चाहे अपोजिशन पार्टी है। वो है इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी रिसेंट में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। जी हाँ, इलेक्शन कमिश्नर एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरे होते हैं दो उसको असिस्ट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर एज अ पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन हाल ही में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब हमें एज पर दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट किसने रिज़ाइन किया है। ऑप्शन ए अरुण गोयल, ऑप्शन बी अनूप पांडे, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज अरुण गोयल। देखो क्या था कि जो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन में 3 होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है उसको हेड करता है, उसको असिस्ट करने की 2 पोस्ट और होती हैं। लेकिन इसमें क्या चल रहा था कि पहले ही इलेक्शन जो कमिश्नर थे उन्होंने रिज़ाइन तो नहीं, उनका रिटायरमेंट हुआ था लास्ट मंथ। तो वो ऑलरेडी एक सीट थी, वो वैकेंट थी, खाली पड़ी हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में सिर्फ ये इकलौते थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेजेंट में हमारे 25वें राजीव कुमार हैं उनको असिस्ट कर रहे थे। अनूप पांडे वो थे जिनका रिटायरमेंट हुआ था लास्ट मंथ। तो अभी इस सिचुएशन में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ये अरुण गोयल जी ने भी रिज़ाइन कर दिया है। तो एक कंसर्निंग मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन हम सब जानते हैं ये एक संविधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक और कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका गठन आर्टिकल अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है। इसके अंदर इसकी पूरी पावर निहित है जो पार्लियामेंट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट लेजिस्लेचर उस सभी का ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन कंडक्ट करता है, उसकी निगरानी में होता है। ये ऑल इंडिया बॉडी है जो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के ही इलेक्शन कराती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन कराती है। ये आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, याद होने भी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल के तहत उनका कोई भी रोल नहीं होता है। तो वो इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो ये संविधान में ये मेंशन है कि भाई जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो स्टेट के कंसर्न स्टेट के म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है जी, चलिए उससे पहले एक और फैक्ट आता है कि भाई अब रिज़ाइन हो चुका है और प्रेसिडेंट ने वो रेजिग्नेशन लेटर भी एक्सेप्ट कर लिया है इनका, अरुण गोयल जी का। अब बात आती है इलेक्शन है अगले हफ्ते, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 15 मार्च को वो अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट होगा कैसे? जब मोदी गवर्नमेंट जी एक कानून लाई थी उसके तहत ये था कि जो एक कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, जो चूज़ करती है, सिलेक्ट करती है फॉर दी पोजीशन ऑफ दिस इलेक्शन कमिश्नर, तो उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बट अब वो नहीं है उस कमेटी में। तो क्या प्रोसीजर होता है? एक सर्च कमेटी होती है। सर्च कमेटी का रोल होता है जिसे हेड करता है लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। वो सर्च करता है कैंडिडेट्स को फॉर द पोजीशन ऑफ दिस इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद वो 5 नॉमिनेट जो सर्च कर लेगा, नॉमिनेट करेगा, वो रिकमेंडेशन जाएगी एक सिलेक्शन कमेटी को जिसे हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये अभी 15 मार्च को दोनों ही वैकेंसी जो खाली हैं उन दोनों का ही अपॉइंटमेंट होगा जो हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्की पॉक्स को लेके। मॉन्की पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसका केस भारत में पिछले साल अगस्त में पहली बार एक विमेन को हुआ था। ये फर्स्ट केस था जो इंडिया में दर्ज हुआ था। उसके बाद केरला में एक ऐसा केस दर्ज हुआ मॉन्की पॉक्स का, और उसको एक बंदे को हुआ था, एक लड़के को हुआ था, 22 साल के लड़के को, और उसकी डेथ हो गई थी। तो मैंने सोचा क्योंकि यूपीएससी की बात की जाए या स्टेट एग्ज़ाम की बात की जाए तो वहाँ पर डिसीज़ के, बीमारी पे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, उसका पेट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर बनाना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ वायरल जोनोटिक डिसीज़, ये जोनोटिक डिसीज़ है। दूसरा, इट इज़ एंडेमिक टू सूडान। तीसरा, करंटली देयर इज़ नो ग्लोबल सिस्टम टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मॉन्की पॉक्स।
तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? आई होप तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। पहला, ये एक जोनोटिक डिसीज़ है, वायरल जोनोटिक डिसीज़ है। वायरल सभी को पता है। सूडान में एंडेमिक पता ही है, एक पर्टिकुलर रीजन पे वहीं पे ये अपना प्रकोप कर रहा होता है और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। करंटली कोई भी ऐसा ग्लोबल सिस्टम नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके। तो तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपकी? सेकंड गलत है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि ये एंडेमिक है नाइजीरिया में, ना कि सूडान में। ठीक है। जोनोटिक का मतलब क्या होता है? जोनोटिक होता है जो ट्रांसमिशन, वायरल है, स्प्रेड हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जोनोटिक डिसीज़ है। ठीक है। इसको एक पॉक्स लाइक डिसीज़ भी कहा जाता है। ये मॉन्की पॉक्स इसलिए था क्योंकि ये बंदरों में ये देखने को मिला था, एक पॉक्स बन गए थे, जिसकी वजह से इसका नाम ही मॉन्की पॉक्स रख दिया। क्या है ये मॉन्की पॉक्स जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखें तो ये स्मॉल पॉक्स की तरह सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि स्मॉल पॉक्स के और मॉन्की पॉक्स का जो वायरल है, जो कारण है, वो सेम फैमिली का वायरस है। यहाँ पे मेंशन भी किया मैंने, मॉन्की पॉक्स वायरस इज पार्ट ऑफ द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस एज वेरियोला वायरस, द वायरस दैट कॉजेज स्मॉल पॉक्स। ये जो वेरियोला वायरस है, ये स्मॉल पॉक्स का एक कारण है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है, इट इज़ नॉट सिमिलर टू दी चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स से अलग है, लेकिन स्मॉल पॉक्स के सिमिलर है। इसीलिए दोनों के सिम्टम्स जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं, जैसे कि माइल्ड एंड फैटल हो जाना। ठीक है। बुखार थोड़ा सा इस तरीके से। चलिए जी, ये नाइजीरिया में एंडेमिक है। आई होप याद रहेगा, भूलना नहीं है। उसके बाद ये जो वायरस का नेचुरल होस्ट है, ये अभी तक अनआइडेंटिफाई, ये डिफाइंड ही नहीं हो पाया है कि इसका नेचुरल होस्ट क्या है। ठीक है जी। ये बीमारी क्या सिर्फ मंकी, बंदरों में देखी गई है? नहीं, उसके अलावा भी दूसरे जानवर हैं जहाँ पे सोर्सेस इस बीमारी के हुए हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ रोडेंट्स, रैट है, माइस है, स्क्विरल्स है एंड पेरियर डॉग्स है एंड रैबिट्स। तो इसके अलावा भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ऑपरेशन कामधेनु। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कंडक्ट किया है, न्यूज़ में चल रहा था, किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी, क्योंकि दिल्ली का नाम है इसमें, तो किसने ये लॉन्च किया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई इस फलाने राज्य ने ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया था, लेकिन क्या पर्पस से लॉन्च किया था? तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला। तो करेक्ट आंसर आपका है जम्मू एंड कश्मीर। क्यों लॉन्च हुआ था? टू कर्ब द रैम्पेट इशू ऑफ कैटल स्मगलिंग। जो कैटल स्मगलिंग हो रही है जम्मू में, सांबा, कठुआ में, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन कामधेनु चलाया जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन। ये पुराना है, 2016 में आया था। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का बहुत बड़ा सहयोग है इस मिशन के अंदर। लेकिन अभी ये क्यों चर्चा में है? रिसेंटली कोलैबोरेशन विद विच कंपनी, किस कंपनी के साथ रिसेंटली कोलैबोरेट किया है टू इस्टेब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल्स पर्टिकुलर। ठीक है। तो ऑप्शंस है मेटा कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। सो द करेक्ट आंसर इज मेटा। अच्छा, मेटा मैं आपको बता दूं मेटा के बारे में, ये अमेरिकन कंपनी है। जो फेसबुक है आपका, इंस्टाग्राम है आपका, व्हाट्सअप है, वो सारी ये फेसबुक का जो पहले नाम था ना, फेसबुक का नाम अभी बेसिकली ये नया मेटा बन गया है। तो ये भी याद होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, मेटा है, इन दोनों ने मिलके ये कोलैबोरेशन किया है कि भाई हमारी जो लाइब्रेरी, जो ये अटल इनोवेशन मिशन के अंदर एक लाइब्रेरी है, एक लैब है, अटल टिंकरिंग लैब, जिसका पर्पस था कि पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा इनोवेशन, जो पूरा R&D है, वो पूरा हायर लेवल तक पहुंचाना है। ठीक है। अब ये FTL क्या करेगा? मेटा कंपनी के साथ मिलकर इसको और एडवांस वर्जन करेगा। ठीक है। विद इक्विप्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ टिंकरिंग लैब टू एम्पावर स्टूडेंट्स टू इनोवेट यूजिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है। सो दीज आर द फीचर्स विच वुड इंक्लूड अंडर दिस कोलैबोरेशन। ठीक है जी।
अटल इनोवेशन मिशन कब हुआ था? 2016 में आता है। टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री एट स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, आपकी बाकी इंडस्ट्री लेवल पे। अटल टिंकरी लैब क्या थी? टू नर्चर एंड इनोवेटिव माइंडसेट अमंग्स द हाई स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। स्कूल लेवल पे था, उसी का FTL आ गया, थोड़ा एडवांस वर्जन, यानी जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा और जागरूकता बढ़ाएंगे टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल एट अ ग्रैंड इवेंट इन मुंबई? मैं बता दूं आपको, 28 सालों बाद, पहले ये डिसाइड हुआ था UAE में होने वाला था, बट ये फिर से चेंज होकर इसका डेस्टिनेशन जो है मुंबई, इंडिया को चूज़ किया गया। 28 साल बाद ये हो रहा है। 1996 में पहली बार हमारे यहाँ ये इवेंट हुआ था, अभी ये दोबारा इवेंट हुआ है मुंबई में। तो भाई किसको खिताब मिला है मिस वर्ल्ड का? क्रिस्टीनिया पिज़कोवा, यास्मीना जैतून, कैरोलिना बेलवास्का, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर क्या है? किसे मिला भाई मिस वर्ल्ड 2024? मिस वर्ल्ड 2024 मिला है क्रिस्टानिया पिज़कोवा। ये आपकी चेक गणराज्य, ये आपके वहाँ की रहने वाली हैं, इनको मिला है ये प्राइज़। ठीक है, और क्या है इनके अलावा और क्या? जो फर्स्ट रनर अप थी वो आपकी लेबनन यास्मीना जैतून थी। ये कैरोलिना जो है बिलास्का, इनको पिछले साल ये 2021 में इनको मिस वर्ल्ड अवार्ड मिल चुका है। ये है हमारी इस 2024 की मिस वर्ल्ड। ठीक है, हम थोड़ा से इंडिया के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिस इंडिया की भी बात करते हैं। सिनी शेट्टी, ये इन्हें अवार्ड मिलते मिलते ये नहीं आ पाई, लेकिन ये मिस इंडिया इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। भारत को अभी तक 6 हमारे इंडिया से मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। रायता फारिया 1966 में सबसे पहले, ऐश्वर्या राय बच्चन 1994, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा एंड मानुषी चिल्लर 2017। ठीक है, तो 2017 के बाद ये आपकी मतलब ये हमारे 6 मिस वर्ल्ड अवार्ड जा चुके हैं हमारे इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये ग्रुप है 4 कंट्रीज का मिलकर एक ग्रुप है। कौन कौन सी हैं? यूरोपियन मेंशन है, तो जाहिर सी बात है कि यूरोपियन होगा। आपका है लिechtenstein, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस एंड UK, लग्जमबर्ग, इटली, पोलैंड एंड नीदरलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड, फ्रांस एंड UK। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, यस। जो लिechtenstein, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड है, अगर मैं इसका मैप दिखाऊं तो ये इस तरीके से यूरोप में, ये आपका लिechtenstein है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। ये चारों का मिलके आपका एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है EFTA के नाम से। भारत ने पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इनके साथ EFTA के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो साइन किया है, बट ये बाइंडिंग है। ठीक है, इससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 100 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट है, दोनों तरफ की कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है इससे, जैसे स्विट्ज़रलैंड की जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट्स हैं, कॉफ़ी है, वो सब बहुत सस्ती मिलेंगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी इंपोर्ट पर। तो ये एक हमारी अच्छी, हमारे लिए लाभदायक बात रहेगी। लेकिन गोल्ड पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे हो गया। ये 1960 में सेटअप हुआ था बाय देन 7 मेंबर स्टेट्स ऑफ द प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म गार्डियन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अभी भारत में हुई है, सक्सेसफुली हुई है। भारत और किसके बीच में? दूसरा देश कौन सा है? जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया। सो द करेक्ट आंसर इज जापान। जापान के साथ हमारी धर्म गार्डियन हुआ है टू मेक मोर, और भी उसको सशक्त कर रहा है कंट्रीज को, टू इन्हांस कैपेबिलिटीज फॉर जॉइंट ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन इन्वायरमेंट्स अंडर द UN मैंडेट प्रमोटिंग इंटरऑपरेटिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन द 2 नेशंस। ठीक है, चलिए। महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ पे स्थापित है? पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सो
द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में ये एक लैंड है जहाँ पे ये फायरिंग जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा सबसे सेकंड लार्जेस्ट फायरिंग रेंजेस है। ठीक है, ये राजस्थान के बीकानेर जिले में है, ये पता होना चाहिए। फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च डिजिटल पेमेंट सर्विस फ्लिपकार्ट यूपीआई। फ्लिपकार्ट यूपीआई अभी ही स्टार्ट किया है फ्लिपकार्ट ने, किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन में? एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज आपका एक्सिस बैंक। सो विद दिस आई एम एंडिंग करंट अफेयर सेशन हेयर। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ, अगर आप चाहते हैं चेंजेस करना, इसको ट्रांसलेशन करना है, वट जो भी आपके दिमाग में है, शेयर योर थॉट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड डे।